नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। संसद की सुरक्षा क्यों बदली जा रही है? क्या कैपिटल हिल का अंदेशा है? दूसरा, क्या स्वाति मालीवाल भाजपा का मोहरा है? और तीसरा, न्यायपालिका में कितने संघी? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लें कि संसद की सुरक्षा क्यों बदली जा रही है। क्या कैपिटल हिल का आपका अंदेशा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एकदम से इस समय चुनाव चल रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, नई संसद मतलब नए संसद चुन के आएगी और ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिए जा रहे हैं। संसद की सुरक्षा, जब से देश आज़ाद हुआ तो पहले उसको पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ बोलते थे, वो लोग देखते थे। फिर बाद में धीरे धीरे वो हुआ। अब जो पिछले बहुत वर्षों से उसको पीएसएस बोलते थे, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ, और सीआरपीएफ, ये दोनों लोग मिलजुल के उसके आउटर रिंग है, इनर रिंग है, वो सब इन लोग उसकी सुरक्षा संभालते थे। सीआरपीएफ के करीब 1400 जवान होते थे। अब एकदम से ऑर्डर आया है और ये सारे लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है। सीआरपीएफ भी हटाई जा रही है, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ। और अगर आपको याद हो तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ पे जब बात आई थी, जब पिछली बार दिसंबर में कुछ हुआ था, तो गृह मंत्रालय की तरफ से आया था कि साहब हम लोग क्या करें, ये तो स्पीकर के अंडर है, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इस पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ और सीआरपीएफ सबको बाहर करके करीब 3300, टू बी एग्जैक्ट 3317 सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो लोग अब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी करेंगे। ये 20 मई से लागू हो गया है। तो ऑलरेडी उन्होंने सीआरपीएफ और उनको रिप्लेस कर दिया है और अब वो सीआईएसएफ उसकी सुरक्षा करेगी। ये क्यों सीआईएसएफ के उस पर हो रहा है, क्यों कहीं आशंका हो रही है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। उससे पहले मैं थोड़ा और आपको बता दूं। कहा यह जा रहा है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच जो 13 दिसंबर में को हुआ था 2023 में, अगर आपको याद हो, मतलब नवयुवक चढ़े थे, पार्लियामेंट के अंदर कूद गए थे, उन्होंने कुछ एक कैन में जो धुआं निकलता है येलो रंग का, उसको धुआं निकाला था, कुछ नारे बोले थे, कुछ पर्चे बांटे थे और उस समय बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये 4 और कुछ बाहर एक लड़की और एक और युवक पकड़े गए थे। स्पष्ट हो गया था ये सारे वो नौजवान हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे थे। अब वो बेरोजगारी पे तो कोई कमेटी नहीं बैठी, कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि इनका मूल वो था कि किसी की नौकरी चली गई थी, किसी को नौकरी मिल नहीं रही थी, किसी का पेपर लीक हो रहा था, ये सारी चीज़ें थी। ऐसे में उन नौजवानों को ये लगा था कि हमारे पास अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का एक ही जरिया है और वो सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो सकती है। उनको बीजेपी के ही किसी सांसद ने उनको उनके पास का रिकमेंडेशन किया था। एट द बेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ में भी ये वो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आप पूरा ये बदल डालें, ये तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको याद सिर्फ दिला दूं कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी बीजेपी की सरकार होती है तो कुछ ना कुछ इस तरह की अनहोनी होती है। देश आज 1947 में आज़ाद हुआ, आज तक जिसको अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच इसको बोल रहे हैं तो मोदी जी के रिजीम में एक सिक्योरिटी ब्रीच जो ऐसे ही था, और उससे पहले 13 दिसंबर 2001 में बीजेपी की जब सरकार थी तब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। बीजेपी की सरकार के समय क्यों होता है? मोदी जी वैसे तो कहते हैं 56 इंच जो फलाना लाल आंखें, लेकिन आपके समय क्यों होता है? पुलवामा आपके समय क्यों होता है?
वो मैं उस शेर को भूल रहा हूँ, राहत इंदौरी का शेर है जो कहता है कि जब मतलब बॉर्डर पे जब ज़्यादा धाएं धूं गोलाबारी चल रही है मतलब चुनाव है। और एक चीज़ और याद दिला दूँ, 1999 में जो एक जहाज़ का अपहरण हुआ था कंधार में, जब जाके उसको छुड़ाया गया था, हाईजैक हुआ था, तो याद है ना कौन लोग छुड़ा गए थे और किसकी सरकार थी, और उस केंद्रीय बीजेपी के मंत्री किसको छोड़े थे, ये फिर से याद दिला दूँ। अजहर मसूद, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जलगार। आज तक देश उससे परेशान है। इन लोगों को आपकी सरकार थी। लेक्चर आप पूरी दुनिया को देते हैं। ये जो अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और हुई, 3 मई को NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक मॉक ड्रिल्स भी की हैं। उन्होंने ये मॉक ड्रिल की है कि जैसे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है तो वो हेलीकॉप्टर सब आए ऊपर से, मतलब पूरा वो बनाया गया सिचुएशन और उस पर फिर पार्लियामेंट को कैसे बचाएं। अब मुझे ये देख के लगता है कि इस समय इसकी क्या ज़रूरत थी। पहली चीज़, CISF को इसलिए लाया गया सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम का कंट्रोल हो, और अभी ये सरकार जो है वो वहाँ पे है, गृह मंत्री इस देश के अभी भी अमित शाह हैं। तो इंडिकेशन बिल्कुल साफ है कि हु इज़ गोइंग टू कॉल द शॉट्स। आपको क्या लगता है? आप देखिए, 2 ही चीज़ें हैं जो आप मॉक ड्रिल करा रहे हैं। अगर सरकार को एक खतरा है कि 4 जून की काउंटिंग के बाद पार्लियामेंट में अटैक हो सकता है, तो 2 ही सूरत में हो सकता है। एक सूरत कि बीजेपी चुनाव हार जाए, और जैसा बहुत से लोगों को ये अंदेशा है कि मोदी जी अपनी कुर्सी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, जैसे ट्रंप ने नहीं छोड़ी थी। इनके दोस्त हैं जिसके लिए प्रचार करने गए थे, तब कैपिटल हिल पे लोग आ गए थे। दूसरा एक और खतरा जो मुझे लगता है कि मान लीजिए मोदी जी ये इनके इन प्रकरण तोड़ के फोड़ के, उसको डरा के धमका के उठा के किडनैप करके, ये सब कुछ करके अगर सरकार बना लेते हैं, और अगर जनता को लगता है कि मैंडेट तो दूसरा था, तो ये श्रीलंका की तरह कुछ ना हो जाए। मुझे इसका भी खतरा है। और शायद मन में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए मॉक ड्रिल और ये सब कराने का, और अदरवाइज तो मुझे नहीं समझ में आता है इसकी और कोई ज़रूरत है। अब दूसरी बात, क्या स्वाति मालीवाल भाजपा का मोहरा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से आक्षेप लगाए, जिस तरह से मतलब अरविंद केजरीवाल के जो सबसे खास है, अरविंद केजरीवाल से वो मिल नहीं पाई तो इसलिए उनसे आक्षेप नहीं लगाए। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड इनका समझ लीजिए कि ये चीज़ क्या है। इनके पिताजी जो अशोक मालीवाल साहब थे वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे। मदर इनकी संगीता मालीवाल थी। ये इनकी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली की हुई है, और उसके बाद इन्होंने ये इंजीनियरिंग का इन्होंने डिग्री ली। ये फिर HCL में कुछ दिन काम की, लेकिन 22 साल की उम्र में इन्होंने छोड़ दिया, और फिर ये एक्टिविस्ट और सोशल वर्क में आ गई। और इन्होंने पहले जो केजरीवाल और सिसोदिया जी की जो NGO थी परिवर्तन, उससे काम करना शुरू किया, वहाँ पे काफ़ी नाम कमाया, और फिर ये सेक्सुअल वायलेंस, प्रमोटिंग वुमेन राइट्स, इन सब में काम करती रही। और फिर अंतोगत्वा इंडिया अगेंस्ट करप्शन में ये अन्ना हज़ारे के साथ मिलके, वो सबको पता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद क्या हुआ। इन्होंने काफ़ी इस तरह के काम किए हैं, एक्टिविज़म में बहुत रही हैं। और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो ये चेयरपर्सन बनाई गई दिल्ली कांग्रेस, जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है उसकी चेयरपर्सन ये 2015 में बन गई थी। फिर एक जो इनके कुछ जो पास्ट रिकॉर्ड हैं वो अजीब तरह के हैं। वो अजीब तरह के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने अपने पिता के ऊपर, जिनके पिता की डेथ हो गई है, उसके ऊपर इन्होंने ये आरोप लगाया अपने पिता के ऊपर कि उनका लगातार यौन शोषण इनके पिता कर रहे थे, और इसको सार्वजनिक किया उन्होंने। इन्होंने अब जो नया किया है, वो जो आम आदमी पार्टी के विभव कुमार हैं, जो उनके PA हैं अरविंद केजरीवाल के, उनके ऊपर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया है। अभी मई 12 में जब ये अरविंद केजरीवाल छूट के आए हैं, मिलने गई थी, और अरविंद केजरीवाल नहीं मिले, उनके PA मिले।
और उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। उन्होंने वहीं से कंट्रोल रूम को बुलाया, वहाँ पुलिस को फ़ोन किया, एफआईआर करने की कोशिश की और एक वीडियो भी फिल्म किया। अब उसमें वीडियो में कहीं भी कुछ मार पिटाई नहीं है, इनके चिल्लाने की आवाज़ बहुत आ रही है कि कैसे चिल्ला रही हैं और कैसे गाली बक रही हैं कि तुम्हारी नौकरी ले लूँगी, तुम्हें ठीक कर दूँगी, इत्यादि इत्यादि। मैं इसलिए और ये बता दूं क्योंकि ये कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति का जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इनकी शादी नवीन जयहिंद, एक हरियाणा के रहने वाले बड़े आदमी हैं, उनसे 23 जनवरी 2012 में हुई थी। शादी अंतोगत्वा चली नहीं लंबी और इनका फिर फाइनली डाइवोर्स हो गया था फरवरी 2020 में। अब इस समय जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं और इसलिए सबको ये लग रहा है कि भाई ये क्या हुआ है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो टाइमिंग और उसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। इलेक्शन से जस्ट पहले दिल्ली के अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, ऐसे समय आप जिनके साथ एक लंबा सफर आपका था, अरविंद केजरीवाल, उनका और उस पार्टी का जिससे आप उस पार्टी का था, आप एकदम से उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाने लगे हैं और जो साफ सतही तौर पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि उसमें अब तो भाई ठीक है आपने आरोप लगाया, उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन आप जितना उस पर हल्ला मचा रही हैं उससे ऐसा साफ लग रहा है कि किसी के कहने पे ये हो रहा है। आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है उसमें भी आप इस तरह के एक्टिविज्म में काम करती रही हैं, उससे भी ये लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। एक पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश, इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, इस तरह की भी चर्चा आ रही है कि अरविंद केजरीवाल आपसे राज्यसभा का इस्तीफा चाह रहे थे, वो किसी और को उनको राज्यसभा में भेजना था, तो वो चाहते थे कि आप राज्यसभा से इस्तीफा दे दें, इस तरह की बात आ रही है। और अरविंद केजरीवाल आपका व्यवहार और आपका वो जानते थे, इसलिए वो आपसे डायरेक्ट नहीं मिले। उनको ये था डर कि अगर वो डायरेक्ट मिलेंगे तो आप उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और क्या क्या केस कर देंगे। उन्होंने अपने ये जो विभव कुमार है इनसे कहा कि भाई इस्तीफे की बात कर लो। जब उसने इस्तीफे की बात आपसे कही तब आप उस पर हल्ला मचाने लगे, क्योंकि ये आपको भी पता है कि अगर आप स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देंगी तो भले ही अरविंद केजरीवाल आपको पार्टी से निकाल दें, निष्कासित कर दें, आप राज्यसभा की मेंबर रहेंगे और 2024 में हुई है, 2030 अभी 6 साल तक आप रहेंगे। तो ये भी शायद एक बड़ा कारण है कि आपको लगता है कि लड़ाई करके फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर बीजेपी प्रॉम्प्ट कर रही है तो अंतोगत्वा अरविंद केजरीवाल आपको निकालेंगे ही। बीजेपी वहाँ खुले मन से आपका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय तक आप ये हैं, 2 चीज़ें हैं, एक तो वो जो पॉलिटिकल चीज़ है वो आप खेल खेलते रहिए, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बात है, आप डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन नहीं हैं। अगर झूठा आरोप आप लगाने लगेंगे तो थोड़ा विश्वसनीयता पे लोगों को बात होगी और लोग फिर इसको दूसरे ढंग से लेने लगेंगे। अब तीसरी और सबसे अंतिम बात, न्यायपालिका में कितने संघी। न्यायपालिका में कितने संघी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस रंजन दास, उनका आखिरी मतलब कल वो अपना पूरा किए टेन्योर और कल उनका विदाई का समारोह था। उसको फुल कोर्ट बोलते हैं, मतलब सारे जज उसमें प्रेजेंट हैं, सारे जज थे और उसमें उन्होंने विदाई भाषण में एक लंबा भाषण ये दिया जिसका मुख्य बात ये थी कि मैं आरएसएस का मेंबर था। और वो कोट अनकोट मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो ये कहा कि मैं आरएसएस का मेंबर था। मैं पिछले जब से मैं इसमें वकालत में आया तो 37 साल से मेरा संबंध नहीं है, पर अब वो ये कहे कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो एक तो वो क्या बताना चाहते थे, इसको कह के वो क्या कहना चाहते थे, क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे, कि वो आरएसएस के थे, क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे कि वो वापस जाना चाहते हैं आरएसएस में, तो मतलब कोई पोस्ट रिटायरमेंट कोई अच्छा पद मिलना चाहिए, बढ़िया मलाईदार। क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले में बहुत ख़राब होता जा रहा है। मैं बदनाम शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ कोर्ट के लिए। वहाँ के एक जज साहब हैं जो जजशिप से रिटायर नहीं होते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं और अब चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। वो खुद ही उन्होंने कहा इस्तीफ़ा देने के बाद कि वो ऑलरेडी संपर्क में थे बीजेपी के लोगों से एज जज,
और सारा मतलब उसी समय डील तय हो गई थी, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी भाषा, जज साहब हैं और वो किस तरह के जज होंगे, उनकी भाषा, उनके इस सब के लिए उसको ऑलरेडी चुनाव आयोग ने शायद 24 घंटे या 48 घंटे के लिए उनके ऊपर बोलने से बैन लगा दिया है। उनको पहले वार्न किया गया, भाषा नहीं सुधारे तो वो कैसे जज साहब हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन अभिजीत गंगोपाध्याय साहब, ये आप देख लीजिए। एक और जज साहब हैं, एक जज साहब हैं हाई कोर्ट में, वहाँ उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि जो 23,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जाए और उनसे वेतन भी वापस लेने का आदेश कर दिया। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया और वो स्टेटस को कायम रखा, लेकिन वो ये सब करते हैं। उन्होंने एक और जो इन्होंने कोट अनकोट में बोल रहा हूं, जो ये जस्टिस दास थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उस मीटिंग में कहा कि टू द डिस्टेस्ट ऑफ सम आई मस्ट एडमिट हियर दैट, अब ख्याल करिएगा, आई वॉज एंड एम अ मेंबर ऑफ आरएसएस, मैं था और हूं आरएसएस का मेंबर। आरएसएस के बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक और चीज़, ये आरएसएस के जो जज साहब थे, इनका एक लड़कियों के सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला इनके डिवीज़न बेंच में आया था। तो इन्होंने उन लड़कियों के सेक्सुअल अब्यूज़ को के मामले में जब जजमेंट लिखाया तो जानते हैं क्या लिखाया था? इन्होंने कहा था लड़कियों को सेक्सुअल अर्ज रोकनी चाहिए, 2 मिनट के प्लेजर के लिए, आनंद के लिए ये जो सेक्सुअल वो होता है ये ठीक नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी झाड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था कि आपको केस वहाँ डिसाइड, सीनियर जज हैं, रिटायर होने से भी 1 साल पहले, कि यू आर देयर टू डिसाइड केसेस ऑन लॉ एंड फैक्ट्स, आप वहाँ प्रीचिंग करने के लिए नहीं है। क्योंकि ये 2 मिनट का प्लेजर और 4 मिनट का प्लेजर, ये जो आरएसएस की एक जो गंदी मानसिकता है ना, वो जज साहब जैसा कह रहे हैं वो उनके दिमाग में घुस जाती है, ये उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आरएसएस पूरी तरह से पुरुष प्रधान, राष्ट्रीय सेविका संघ महिलाओं के लिए है तो उनको सेविका बना दो, तो वही शायद चीज़ यहाँ प्ले करती रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये तो एडमिट कर लिए, लेकिन आज की तारीख में अपने को आरएसएस कनेक्शन बनाना मतलब जल्दी प्रमोशन, तुरंत अपॉइंटमेंट, आपसे बाकी लोगों का डरना, समाज में आपसे लोग भाई डर के रहेंगे, आपका रुतबा, ये सब चीज़ें आरएसएस का पर्याय होता जा रहा है। और दुख ये है कि जैसे जय श्री राम एक पवित्र बात, वो अब एक तरह से वॉर क्राई हो गई है, उसी तरह से आरएसएस भी अब डर का पर्याय बनता जा रहा है। इसको आरएसएस के लोगों को ही देखना होगा, जो आरएसएस के करता धरता हैं, कि वो जिस संगठन को वो कहते थे हम ऐसे बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, उसको वो उस तरह से रखना चाहते हैं, या इस तरह के जज साहब लोग जो खुलेआम ये कहते हैं कि मैं तो आई वॉज एंड आई एम आरएसएस मैन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।